नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 15 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दे सब लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को। उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास को। और सबसे पहला प्रश्न है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि उदय ने किस आईआईटी संस्था के साथ टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए उदय ने किसके साथ जो है, किस आईआईटी संस्था के साथ समझौता किया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों। जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड करूं तो साथ ही साथ आप लोग आंसर भी देते हुए चलिए। इसके लिए वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, यानी कि आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, आइए बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में, ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के साथ जो है एक समझौता किया है। किस लिए? ताकि लोगों द्वारा कभी भी कहीं भी आसान उपयोग के लिए एक मजबूत टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित किया जा सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम जो है वो विकसित किया जा सके। किस लिए? इसके लिए जो है उदय ने किसके साथ समझौता किया दोस्तों? आईआईटी बॉम्बे के साथ। समझौते ज्ञापन के हिस्से के रूप में ध्यान रखिएगा, उदय और आईआईटी बॉम्बे क्या करेंगे? कैप्चर सिस्टम से जुड़े लाइवनेस मॉडल के साथ फिंगरप्रिंट के लिए एक मोबाइल कैप्चर सिस्टम बनाने के लिए संयुक्त रूप से अनुसंधान करेंगे दोनों मिलकर के। और इससे देखिए क्या क्या इससे फायदा होगा। तो टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम, ध्यान रखिएगा, एक बार अगर विकसित और चालू हो जाएगा तो इससे क्या होगा? घर बैठे ही चेहरे के प्रमाणीकरण, ठीक है, की सुविधा होगी और इसके साथ साथ फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें जो है, इन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया है। ठीक है, आइए बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। देखिए, जहां पे चीजें डिस्कशन वाली होती है वहां पे कर लेते हैं, ये हमें डायरेक्ट वाले प्रश्न है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां विश्व वैक्सीन कांग्रेस का आयोजन किया गया? ऑप्शंस आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन में जो है विश्व वैक्सीन कांग्रेस का आयोजन किया गया है। ठीक है, और इस कांग्रेस में, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कारों के हिस्से के रूप में, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास श्रेणी के तहत, ठीक है, भारत बायोटेक ने पुरस्कार जीता। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके द्वारा जो है वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? तो भारत बायोटेक को पुरस्कार मिला है। ठीक है, किसके तहत दोस्तों? तो सर्वश्रेष्ठ उत्पादन या प्रक्रिया विकास श्रेणी के तहत। इसके बारे में बात करें दोस्तों तो भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद स्थित एक कंपनी है, ये बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। और इसके बारे में देखा जाए तो ये जो पुरस्कार है, इस वीआईई पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में भारत बायोटेक जो है इस पुरस्कार की सूची में एकमात्र जो है ये भारतीय कंपनी है। ठीक है, इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली। भारत बायोटेक की उपलब्धियों के बारे में बात करें दोस्तों तो ये जो कि एक अग्रणी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है और इसने, ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला, ठीक है, इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का विकास किया था। इसका नाम क्या है? इनकोवैक। ठीक है, इनकोवैक वैक्सीन का नाम है, जो कि दुनिया का पहला इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन है जिसका विकास भारत बायोटेक के द्वारा किया गया। यहाँ पे हम वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस की बात करें दोस्तों तो ये वैक्सीनों को समर्पित सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन के रूप में मान्यता इसे प्राप्त है। ठीक है, और इसी के तहत अभी वाशिंगटन डीसी में इसका सम्मेलन हुआ और भारत बायोटेक को जो है इसमें पुरस्कार मिला है, जो कि एकमात्र भारतीय कंपनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों की केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? ठीक है, सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की जो है 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया अमित शाह जी के द्वारा। कहां दोस्तों? तो ये गुजरात में। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह ने गुजरात के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची, माफ करिएगा, ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है।
ठीक है। और ये जो पूरी प्रतिमा है जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तांबे की बनी हुई प्रतिमा है और ये अहमदाबाद के नरनरपुरा स्थित हनुमान मंदिर में ये स्थापित किया गया है। और इस मूर्ति के बारे में बात करें दोस्तों, ये 54 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा है, ये दुनिया की सबसे ऊंची भगवान हनुमान की मूर्तियों में से एक मानी जा रही है। आइए कुछ और भी तथ्य देख लेते हैं जो कि इससे संबंधित है दोस्तों। इसमें सबसे पहला है, जैसा कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी बात किया था, रोबोट हाथी के बारे में, ठीक है, जो कि अनुष्ठान कर्तव्यों के लेकर के केरल के एक मंदिर में स्थापित किया गया। वो मंदिर का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया। कौन दोस्तों? श्री कृष्ण मंदिर, ठीक है, श्री कृष्ण मंदिर, जो कि कहां पे है? इरिजांदपिल्ली, केरल में स्थित है। अगला है दोस्तों, पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक का जो आयोजन किया गया मार्च 2023 में, वो गांधीनगर में किया गया, ठीक है, गुजरात में। और पहली बैठक की बात करें, पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों, वो बेंगलुरु में हुई थी फरवरी 2023 में। वही बात करें, गुजरात उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, कौन बनी दोस्तों? न्यायमूर्ति सोनिया गोकामी जो है, ये गोकानी, ये गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी। अगला है कि फरवरी 2023 में 30वीं जो राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस का आयोजन हुआ था, अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित किया गया था। तो ये कुछ करंट अफेयर्स जो हाल फिलहाल में गुजरात से रिलेटेड थे, उसका भी हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है? तो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों? ये किया गया है एरिना, यानी कि ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, एजेंसी, इसके द्वारा जो है, यानी कि करेक्ट आंसर की तरफ दोस्तों बढ़े तो डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने अभी हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया है, ठीक है। इसमें बात करें, रिपोर्ट में बहुत सारे तथ्य दिए गए हैं, जैसे कि बात करें यहाँ पे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण अभी भी ध्यान रखिएगा ट्रैक पर नहीं है। और ये ध्यान रखिएगा, जैसा कि ट्रैक पर लाना है 1.5 डिग्री सेल्सियस, वो बहुत ही अभी कम रखा गया है, ठीक है, बहुत अभी कम है, उस मार्क से अभी काफी कम है। अभी हम उस तक लाने के लिए काफी ज्यादा काम करना होगा। 1.5 डिग्री सेल्सियस को जीवित रखने के लिए परिनियोजन स्तर वर्तमान में 3000 गीगावाट से बढ़कर के 2030 में 10,000 गीगावाट से अधिक जो है वो जाना चाहे। तो इसके लिए सालाना कितना औसत चाहिए दोस्तों? 1000 गीगावाट का औसत चाहिए। समान रूप से दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे समान रूप से देशों के प्रति अधिक निवेश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, ठीक है। तो इतना जो है, इस स्तर तक लाने के लिए जो सार्वजनिक क्षेत्र के हस्तक्षेप की इसमें आवश्यकता बताई गई इस रिपोर्ट में। बात कर लेते हैं एक संस्था की, इस एजेंसी के बारे में, जिसका नाम है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, एरिना। दोस्तों ये एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, जिसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 2009 को हुई थी, वान जर्मनी में हुआ था। मुख्यालय दोस्तों क्या है? अबू धाबी, यूएई इसका मुख्यालय है। और इसके अगर हम मेंबर्स की बात करें दोस्तों तो 167 और यूरोपीय संघ जो है इसके मेंबर है। भारत देखिए इसका कब सदस्य बना था? 2009 में जो है 77वां, यानी कि 77वां संस्थापक रूप में भारत जो है एरिना में शामिल हुआ था, ठीक है। ठीक है, एजेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है? ठीक है, कुछ राजनीतिक दल का दर्जा भारत निर्वाचन आयोग ने वापस भी ले लिया है। देखिए ये प्रश्न जो है आपका करंट भी है और यहां से अब आपको स्टैटिक्स पोर्शन उठा करके पढ़ना है, पॉलिटी का निर्वाचन आयोग। आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझे बताइए कि भारत के किस मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में, किस भाग में निर्वाचन आयोग के बारे में बात किया गया, वर्तमान में कौन निर्वाचन आयोग है। आइए अब चर्चा करते हैं इस प्रश्न की। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी को, यानी कि आप पार्टी को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ इन्होंने कुछ पार्टियों के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लिया है वापस। कौन कौन? तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है। इन तीन पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहां पे देखें, बात करें आम आदमी पार्टी की, तो गुजरात में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता मिलने के बाद आम आदमी पार्टी देखिए 4 राज्यों में, 2 राज्यों में तो इनकी खुद की सरकार है, जैसे दिल्ली और पंजाब में। वहीं गोवा में इन्होंने जो प्रतिशत वोट प्राप्त किया उसके बाद जो है
निर्वाचन आयोग ने उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया। देखिए जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, कुछ शर्तें हैं उनकी, जैसे कि पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में, ठीक है, कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट हासिल होना। देखिए तो यहाँ पे 4 राज्यों में इसको वोट हासिल है, 2 राज्यों में तो इसने अपनी सरकार बनाई है। दूसरी अगर जो कंडीशन होती है, जैसे 3 कंडीशंस होती है, तीनों में से कोई एक फुलफिल हो रहा है तो निर्वाचन आयोग के द्वारा उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। दूसरी है कि लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं उन सब सीटों में कम से कम उसे 2% सीटें, यानी कि टोटल सीट का अगर वो 11 सीट जीता हो, ठीक है, और कम से कम जो है राज्यों में से इसको सीट मिला हो, ठीक है, तो जीती हुई सीटें जो है, जितनी भी सीटें वो जीत रहा है, यानी कि 2% जो वो सीटें जीत रहा है वो अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए, तो उसको एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। और या फिर तीसरा जो शर्त होता है, अगर उसको फुलफिल कर दे तो राष्ट्रीय पार्टी, या फिर वो 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का क्या हो, दर्जा मिला हो उस पार्टी को, तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के देखे हमें दिख रहा है कि 4 राज्यों में उसने जो है अपना 2 राज्यों में सरकार बनाई है, 2 राज्यों में उसने उतने वोट पाए हैं। आम आदमी पार्टी के देखें इस समय संयोजक यानी कि नेशनल कन्वीनर कौन है, तो ये अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो कि वर्तमान में दिल्ली सरकार के ये प्रमुख है और दिल्ली के ये मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में देखिए 6 राजनीतिक पार्टी है जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे इसमें से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ऐसा आपको विकल्प दे देगा। पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, दूसरी देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तीसरी बहुजन समाज पार्टी है, माकपा है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है और आम आदमी पार्टी है। तो ये 6 पार्टियां हैं वर्तमान में जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों की, निम्न में से कौन नई कोयला संचालित बिजली परियोजनाओं का वित्त पोषण बंद करेगा? तो कौन करेगा दोस्तों? ये करेगा आईएफसी, ठीक है, यानी कि यहां ध्यान देने वाली बात है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगम, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये वर्ल्ड बैंक की एक निजी क्षेत्र की शाखा है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगम, और इसने भी हाल ही में ये घोषणा की है कि ये जितने भी जो कोयला परियोजना है उनको ये वित्त पोषण किसी भी तरह का लोन या ऋण देना ये बंद कर देगा। तो इससे देखिए जो अभियान चलाया जा रहा है स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए, उन अभियान को चलाने में ये जो है काफी बड़ी राहत का ये फैसला है, काफी सहयोग करेगा ये फैसला जो कि अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा लिया गया है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की दोस्तों बात कर लें, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, जो कि विश्व बैंक समूह के सदस्य के रूप में इसको स्थापित किया गया था। उद्देश्य क्या है दोस्तों? जितने भी विकासशील देश हैं उन विकासशील देशों में निजी उद्यम निवेश के लिए वित्त पोषण प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। अगला दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की है? ठीक है, संजीवनी परियोजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने वहां का जो पशुधन है उसके लिए उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए संजीवनी परियोजना शुरू किया है। तो जितने भी जो छोटे डेयरी किसान हैं और जो पशुपालक की जो है पशुपालकों की आजीविका को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने आजीवनी जो है संजीवनी नामक परियोजना की शुरुआत की है। और ये परियोजना देखिए क्या करेगी, ये जो किसान होंगे किसानों के दरवाजे पर जो पशुधन है उन पशुधन के लिए सुविधाजनक और गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान कर उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। देखिए तो एक तरीके से उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना, दरवाजे डोर टू डोर जाकर के इस परियोजना के माध्यम से तो पशुधन को क्या करना, उनका ख्याल रखना, उनके जीवन को बेहतर बनाना, यही है संजीवनी नामक परियोजना का उद्देश्य। इस परियोजना का देखिए क्या है, इस परियोजना को चलाने के लिए जो वहां का पशुपालन विभाग है उसने जो है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के साथ क्या किया, समझौता किया है। आइए कुछ और भी यहाँ पे देख लेते हैं जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई परियोजना है और हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने एक कोष चलाया है जिसका नाम है दोस्तों मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष। ठीक है, सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। बाद में बात करें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ऑर्गेनाइज लिकोरिस यानी कि मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अगला है हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो यूरोपीय जीआई टैग किसके, कांगड़ा चाय किस राज्य से संबंधित, हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन दोस्तों कहां आयोजित किया गया था, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था।
देखिए हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों, कौन बनाया गया है? कुलदीप सिंह पठानिया जो है ये हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के नए अध्यक्ष हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी थी और हिमाचल प्रदेश से संबंधित थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों की, हाल ही में चर्चा में रहा दिबांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दिबांग वन्यजीव अभयारण्य जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में था दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। दिबांग वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है और इसका नाम दिबांग इसलिए पड़ा दोस्तों क्योंकि इस परियोजना में, इस अभयारण्य से जो है एक नदी बहकर निकलती है जिसका नाम है दिबांग नदी, ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और दिबांग नदी के कारण इसको जो है दिबांग वन्यजीव अभयारण्य कहा जाता है। अच्छा, इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बाघ जो है संरक्षण प्राधिकरण जो है इसने क्या किया है कि इस दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को जो है आगे चल करके बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किए जाने की घोषणा की है, जिससे कि इस क्षेत्र में रहने वाली एक जनजाति है, ठीक है, जिसका नाम है दोस्तों इदुमिशी जनजाति, ठीक है। इदुमिशी जनजाति जो है इस फैसले से नाखुश है, उनके बीच में अशांति उत्पन्न हो गई है क्योंकि उनका मानना यह है कि अगर दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया जाएगा तो उससे जो है इनको इस क्षेत्र में अनुमति नहीं होगी जाने की, यानी कि इस टाइगर रिजर्व वन में उनकी पहुंच जो है वो बाधा पहुंचाएगी, ठीक है, जिसके कारण से उनमें एक अशांति पहुंच गई है और इस कारण से दिबांग वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में आ गया है। बात करें इदुमिशी की, इदुमिशी जो जनजाति है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश और पड़ोसी देश तिब्बत में स्थित जो है मीशी समूह जो है उसकी ये उपजाति है, उपजनजाति, और ये मुख्य रूप से तिब्बत की सीमा से लगी मीशी पहाड़ियों में ये निवास करते हैं, ठीक है, ये जनजाति हैं। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना किस जो है एक्ट के तहत किया गया था, किस अधिनियम के तहत किया गया था? ये मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का जो है गठन किसके तहत किया गया था। माफ करिएगा। आइए हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के कुछ अन्य संरक्षित क्षेत्र के बारे में। देखिए ये अभ्यारण्य कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी अरुणाचल प्रदेश में, नामदफर राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश में भी है, कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौशल भारत मिशन के तहत सरकार ने कहा राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन किया है? तो राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन कहाँ किया गया है कौशल भारत मिशन के तहत? दोस्तों ये किया गया है जम्मू कश्मीर का शहर है, ठीक है, नगर है उधमपुर, वहां पे इसको किया गया है आयोजन। तो देखा जाए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के तहत उधमपुर के ITI कॉलेज में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन किया गया है। यह आयोजन देखिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कौशल भारत मिशन के तहत भारत के युवाओं के लिए करियर के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए किया गया। तो जो यहाँ के युवा हैं उनके लिए करियर के ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस हो, ज्यादा से ज्यादा अवसर हो, इसके लिए जो है ये परियोजना शुरू की गई है। यहाँ पे दोस्तों इस योजना की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मिशन है इसका उद्देश्य क्या है? उधमपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों के जो स्थानीय युवा हैं उनको क्या करना, प्रासंगिक शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करना, इस प्रकार उन्हें जो है बेहतर करियर के अवसर प्रदान करना है, एक तरीके से उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट करना जिससे कि क्या हो सके, उनको जो है रोजगार के अवसर मिल सके, उनको करियर के अच्छे अवसर प्रदान हो सके, ये इसका बेसिकली उद्देश्य है। बात करें दोस्तों उधमपुर की तो ये जम्मू कश्मीर का ही एक शहर है और इसकी स्थापना दोस्तों 8वीं शताब्दी में राजा उधम सिंह के द्वारा की गई थी, ठीक है। आते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट प्रश्न पे की फ्रीडम हाउस इंडेक्स के अनुसार किसे दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों किसे जो है दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दर्जा दिया गया है? दोस्तों किसे दिया गया है फ्रीडम हाउस इंडेक्स में? ये दोस्तों दिया गया है तिब्बत को, ठीक है, तिब्बत को जो कि सबसे कम आजाद देश का दर्जा दिया गया है। तो ये देखिए ये जो फ्रीडम हाउस जो है इंडेक्स की बात करें दोस्तों, जो कि ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस है, इसने अपनी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स जो है मार्च रिपोर्ट जारी किया है और इसमें यह बताया गया है कि तिब्बत जो है दुनिया का सबसे कम आजाद देश है, ठीक है। तो दुनिया के सबसे कम आजाद देश के रूप में किसको रैंक करता है दोस्तों? तिब्बत को करता है। और लगातार ध्यान रखिएगा,
तिब्बत जो है इस इंडेक्स में लगातार जो है तीसरे वर्ष दक्षिण सूडान और सीरिया के साथ सबसे नीचे। तो और कौन कौन से देश हैं तिब्बत के साथ साथ सबसे कम आजाद देश के रूप में? तो आपको साउथ सूडान दिखता है और साथ ही साथ सीरिया दिखता है। ठीक है, तिब्बत के लोगों की बात करें तो तिब्बत के लोगों को बुनियादी मानव अधिकार नहीं है, इस रिपोर्ट में यह बताया गया है। यूनाइटेड नेशन की समिति ने 6 मार्च को, ठीक है, अपनी तीसरी आवधिक समीक्षा रिपोर्ट जारी किया था और इस रिपोर्ट में बात किया था कि जो तिब्बत के लोग हैं इनको मानवाधिकार से संबंधित कई प्रकार के जो है मुद्दे, कई मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से गंभीर और तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऐसा बताया गया कि यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं है और अंतरराष्ट्रीय जो समुदाय है वो जो है समुदाय से गंभीर और तत्काल ध्यान देने की बात इस रिपोर्ट में की गई है। यहाँ पे बात करें, देखिए चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत को क्या करी, पूरी तरीके से चिन्हित करने के लिए यहाँ बलपूर्वक बौद्ध धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का कार्य कर रही। वहां भी ये भी किया जा रहा है कि एक तरीके से उनके पूरी तरीके से डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास कर रहा है। चीनी गवर्नमेंट क्या करी, वहां के चीन के लोगों को ला करके बसा रही है, वहां के स्थानीय लोगों की जनसंख्या को कम करने का भी प्रयास कर रही है। वहां जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको नष्ट करने की, उनकी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास जो है किया जा रहा है चीन के द्वारा, जिससे कि तिब्बत को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सके चीन के द्वारा, और ये सारी बात इस रिपोर्ट में की गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि देश का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण किया जा रहा है। कहां दोस्तों? ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया जा रहा है। अगला है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस दोस्तों कब मनाया गया? ये 12 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल प्रदूषण पर निगरानी हेतु उच्च रेजोल्यूशन वाला पहला उपकरण टेम्पो लॉन्च किया है दोस्तों नासा के द्वारा। और नेक्स्ट है हमारा कि फ्रांस में आयोजित, ठीक है, ओरियंस मोटर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है किसने? ये भारत के प्रियांशु राजावत ने। और लास्ट है हमारा कि राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। किस राज्य के द्वारा? राज्यपाल तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु की सरकार ने जो ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दिया गया है तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें और हाँ, जो भी मैं प्रश्न पूछ रही हूँ कोशिश करें उनका आंसर देने की। और कल जो कि संडे है तो कोशिश करिएगा आप सभी लोग जितनी भी चीजें अभी तक की पढ़ाई गई उनको रिवीजन करना और अदर सब्जेक्ट को भी रिवीजन करिए और अच्छे से तैयारी करिए। फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।